Hello to my wonderful children. My name is Komal, your English teacher, and here I am again with another video. And today we'll be reading chapter number 5. Now, this chapter has 3 parts, and the name of the chapter is Glimpses of India. Today we are going to read the first part of this chapter, and the name of the part is A Baker from Goa. ओके तीनों छोटे छोटे नैरेटिव्स हैं 3 डिफरेंट जगहों के बारे में बता रहे हैं हमें इंडिया के जो हम यूजुअली जाते हैं तो जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं सिर्फ उनके बारे में देख के और उनके बारे में जान के हम लोग वापस आ जाते हैं लेकिन दिस चैप्टर विल टेल यू द वेरी इंटीमेट नॉलेज एंड वे इट विल टेल यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ दीज 3 प्लेसेस कैसे हम इन चीज़ों को देखते हैं कैसे इन जगहों को हमारा पर्सपेक्टिव है इन प्लेसेस के बारे में लेकिन एक्चुअली ये जो प्लेसेस हैं दे आर रिच इन कल्चर हेरिटेज एंड किस तरीके के लोग वहाँ रहते हैं क्या पहनते हैं क्या खाते हैं ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं ओके सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स को हम लोग करेंगे कवर विल बी रीडिंग अबाउट द एंड्योरिंग प्रेजेंस ऑफ द गोवन बेकर्स नाउ द वर्ड गोवा ब्रिंग्स the booze and the beaches and the high life and the life at द नाइट लाइफ यही सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं लेकिन गोवा का एक बहुत डिफरेंट पार्ट है जिसको हम लोगों ने आज तक ना कभी जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है ना बहुत ज़्यादा हम लोगों ने जिसके बारे में पढ़ा है उसका एक पार्ट है रिलेटेड टू द बेकर्स देखो अक्रॉस ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया गोवा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर ब्रेड बहुत ह्यूज अमाउंट में कंज्यूम होती है लोग ब्रेड बहुत ज़्यादा खाते हैं तो इसलिए ब्रेड होगा तो वहाँ पर बेकर्स भी होंगे तो बेकर्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि पोर्टुगीज़ के टाइम से जो बेकर्स चले आ रहे हैं वो अभी तक गोवा में हैं और उनका क्या रोल है विल बी रीडिंग अबाउट द एथनिसिटी कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ गोवा विल बी लुकिंग एट द पोर्चुगल इन्फ्लुएंस विल बी रीडिंग अबाउट ऑथर्स चाइल्डहुड मेमोरीज द ऑथर द राइटर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर उनके हम लोग चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में पढ़ेंगे फर्नेस भट्ठी होती है ना एक बड़ा सा अवन उसका क्या इम्पोर्टेंस है गोवा में किसी भी गोवन विलेज में उस फर्नेस की क्या इम्पोर्टेंस है वो देखेंगे एंड फाइनली हम लोग बेकर की अपीयरेंस और प्रॉस्पेरिटी के बारे में पढ़ेंगे तो विदाउट फर्दर अडू लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर आई नो यू ऑल आर एक्साइटेड अबाउट इट एंड विल स्टार्ट रीडिंग इट ओके Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. तो ऑथर हमारे शुरुआत में ही बोल रहे हैं कि मेरे बचपन में आई स्टिल रिमेंबर ही इज़ अ पोर्टुगीज़ मैन हु लिव्ड इन इंडिया में पता है गोवा लास्ट स्टेट थी जो इंडिया में मर्ज हुई थी जो पोर्टुगीज़ वर द लास्ट यूरोपियन पीपल जो इंडिया से वापस गए थे वो दे वर फर्स्ट वन टू कम एंड लास्ट वन टू गो तो गोवा पे उनका इन्फ्लुएंस बहुत मोर देन 400 3 to 400 years देवर देयर इन गोवा तो उनका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं आया और बहुत सारे पोर्टुगीज़ इंडिया में ही रहते थे और अभी भी बहुत सारे पोर्टुगीज़ तुम्हें इंडिया में मिल जाएंगे यूरोपियन पीपल ओके तो नाउ द ऑथर इज रिमाइंडेड ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज एंड ही सेइंग कि मुझे आज तक याद है जब मैं छोटा था तो हमारे बड़े लोग माय फादर माय ग्रैंडफादर माय ग्रेट ग्रैंडफादर दे वुड ऑफन दे वुड गेट नॉस्टैल्जिक अबाउट देयर चाइल्डहुड डेज वो अपने बचपनों के दिनों को याद करके बहुत नॉस्टैल्जिया फील करते थे वो अपने पुराने दिनों को याद करते थे जब गोवा में बहुत सारे बेकर्स होते थे जब गोवा में इन्फ्लुएंस होता था बेकर्स का दे वर ऑफन हर्ड रिमिनिसिंग अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज उन गुड पोर्टुगीज डेज के बारे में बात करते थे और पोर्टुगीज जो पोर्चुगल पीपल हैं दे लव द ब्रेड दे लव द लोव्स ऑफ ब्रेड एंड द काइंड ऑफ अटैचमेंट एंड द काइंड ऑफ लव दे हैव विद द ब्रेड दे वुड रिमेंबर दैट ऑल अराउंड रिमिनिसिंग का मतलब होता है रिकलेक्शन ऑफ पास्ट इवेंट्स आराम से खुशी खुशी जब आप पास्ट के दिनों को याद करते हो उसे हम क्या कहते हैं रिमिनिसिंग एंड नॉस्टैल्जिकली अगेन पास्ट की बातों को याद करना अच्छे दिनों को याद करना पुराने दिनों को मिस करना क्या होता है नॉस्टैल्जिया ठीक है Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. We still have amongst us the mixers, the molders, and those who bake the loaves. Those
old age time tested furnaces still exist. Now he's saying those Portuguese people of past, they are of course dead by now. अब तक तो वो they are no more alive, वो यहाँ पर है नहीं, लेकिन अभी तक वो लोग नहीं हैं जो लोव्स के पीछे बहुत पागल थे, जिन्होंने ब्रेड खाना बहुत पसंद था, लेकिन बेकर्स अभी भी हैं, उनकी जो फर्नेसेस हैं, उनके जो बड़े बड़े अवन हैं, उनके जो बड़े बड़े प्लेसेस हैं जहाँ पर वो एक्चुअली ब्रेड को बेक करते थे, दोज प्लेसेस स्टिल एग्जिस्ट. द मिक्सर्स, यहाँ पे दिख रहा है ना, द मिक्सर्स, द मोल्डर्स, वो सारे लोग जो कि बेकिंग के प्रोफेशन में इन्वॉल्व थे, क्योंकि देखो बेकिंग क्या एक जेनरेशनल बिजनेस था गोवन पीपल का, ये जनरेशन टू जनरेशन पास होता गया है. तो इज सेइंग दोस फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, द जनरेशंस हैव पास्ड ऑन टू द वो शायद वो स्टार्टिंग के लोग अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को बेकिंग करना सिखाई, उनके बच्चों ने उनके बच्चों को सिखाई, तो बेकिंग स्टिल एग्जिस्ट करती है. मे बी पोर्टुगल पीपल जा चुके हैं इंडिया से, लेकिन फिर भी जो उन्होंने जो पोर्टुगीज ने फाउंडेशन बिल्ड की थी बेकिंग की इंडिया में, गोवा में, वो स्टिल एग्जिस्ट करती है. ओके, वैनिश का मतलब होता है डिसअपियर हो जाना. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. The thud and the jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. देखो जो furnaces हैं, जो ovens थे बड़े बड़े, जिसमें पुराने टाइम पे बेक होती थी, बहुत ऑथेंटिक वे में ब्रेड को बेक किया जाता था, वो फर्नेसेस अभी भी एग्जिस्ट करती हैं. दे स्टिल एग्जिस्ट, उनकी फायर अभी तक एक्सटिंग्विश नहीं हुई है. देर आर स्टिल फ्यू प्लेसेस, फ्यू विलेजेस इन गोवा जहाँ पर लोग उन्हीं बड़े बड़े फर्नेसेस में ब्रेड्स को बेक करते हैं. और जनरली पहले के टाइम पे, पोर्चुगल टाइम पे, जब लोग पोर्टुगीज यहाँ पर थे, तब क्या होता था, जो एक बेकर होता था वो ब्रेड को बेक करता था, एंड स्ट्रीट टू स्ट्रीट, एक हॉकर की तरह, एक वेंडर की तरह स्ट्रीट टू स्ट्रीट जाता था, स्ट्रीट हॉकर की तरह, और वो क्या करता है, एक बैम्बू स्टिक लेता था, उससे बहुत उसको स्टॉम्प करता था ग्राउंड पे, उससे आवाज़, जिंगलिंग साउंड प्रोड्यूस करता था, जिसकी वजह से लोग अलर्ट हो जाते थे कि बेकर आ चुका है और हमें उससे क्या लेनी है, अभी ब्रेड्स लेनी है. तो वो कह रहे हैं कि दैट जिंगलिंग एंड थर्डिंग साउंड ऑफ द बैम्बू स्टाफ कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस. अभी भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर वो साउंड हमें सुनाई देती है. वो पुराने दिन अभी भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट ज़रूर करते हैं. एक्सटिंग्विश का मतलब होता है पुट एन एंड टू, फायर को एक्सटिंग्विश करते हैं, ख़त्म कर देते हैं. ठीक है, बुझाना किसी को क्या कहते हैं हम, एक्सटिंग्विश करना. हेराल्डिंग यानी कि अनाउंस करना. कहीं आप जाते हो, तुम लोगों ने देखा होगा ना मूवीज़ में या सीरियल्स और ड्रामाज में, अगर देयर इज़ अ कोर्ट ऑफ अ किंग एंड द किंग इज़ सिटिंग देयर एंड द हियरिंग इज हैपनिंग, कोई आता है कोर्ट में और किंग फिर आते हैं, तो फिर वो उनके साथ जो उनके गार्ड्स वगैरह होते हैं वो चिल्लाते हैं कि जहाँ पना आ रहे हैं, काइंड ऑफ. तो वो क्या होती है, हेराल्डिंग होती है. दैट इज व्हाट अनाउंसिंग द अराइवल इज. ओके, तो बेकर क्या करता था, हेराल्ड करता था, वो बैम्बू स्टाफ से जोर जोर से आवाज़ प्रोड्यूस करके अनाउंस करता था दैट फाइनली हैव कम टू योर लेन, यू प्लीज कम आउट ऑफ योर हाउसेज एंड यू कैन ग्रैब द पीसेज एंड लोव्स ऑफ योर ब्रेड. समझ में आया यहाँ तक? चलो आगे मूव करते हैं. यहाँ पर एक लिटरल डिवाइस है विच इज नोन एज ओनोमेटोपिया. ओनोमेटोपिया को मैंने तुम लोगों को बता रखा है, अगर कोई भी साउंड होता है, कोई भी, जैसे रोर आ गया, ने आ गया, म्याऊ आ गया, द वर्ड्स, साउंडिंग वर्ड्स अगर कहीं भी आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ओनोमेटोपिया कहते हैं. यहाँ पर है थर्ड एंड jingle. The thud sound and the jingling sound of the bamboo staff produced by this particular sound used to be produced by the baker. तो इसलिए यहाँ पर क्या है, ओनोमेटोपिया, साउंडिंग वर्ड्स है. ठीक है, नेक्स्ट. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. These bakers are even today known as spader in Goa. During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. तो मैंने बताया था ना, ये जेनरेशनल बिजनेस था इन लोगों का. फादर ने अपने सन को सिखाया, सन ने अपने सन को सिखाया. मे बी दोज पीपल हु वर देयर इन 1600s, 1700s, of course they are not alive as of now, but they passed on this tradition of baking, this profession of baking from generation to generation, and finally still there are people who who bake the bread in Goa very authentically, the way it used to be done back in the times of
Portugal people. So he's saying those, and till now, आज तक भी गोवा में बेकर को बेकर नहीं कहा जाता, rather the baker is known as padder in Goa. And childhood के time पे वो कह रहा है कि मुझे भी याद है when I was there in India, in my childhood, baker used to be our friend, our companion, our guide. Like baking was so common in Goa. Every other household had the business of baking. तो अगर कोई दोस्त था तो दोस्त के घर में भी बेकिंग चल रही थी, बेकिंग का प्रोफेशन वो लोग करते थे. और फ्रेंड्स थे जो बेकर्स थे, गाइड्स होते थे, कंपेनियंस होते थे. यानी कि एवरीवेयर यू वुड फाइंड अ बेकर इन योर रिलेशंस. हर रिलेशन में, हर रिश्ते में तुम्हें एक बेकर ज़रूर मिल जाएगा. इट वॉज दैट कॉमन, एंड देन ऑल्सो इट वॉज वेरी प्रॉफिटेबल टू डू बेकिंग इन, टू बेक, टू एक्चुअली परस्यू द प्रोफेशन ऑफ बेकिंग इन गोवा. समझ में आया? दिस टेल्स अस कि गोवा में कितने हाई अमाउंट पे ब्रेड कंज्यूम होती थी तब भी और अब भी. आई होप यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आया होगा. He used to come at least twice a day. Once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. The jingling thud of his bamboo woke us up from the sleep, and we ran to meet and greet him. Now he is telling that what was the routine of baker like. Okay, baker क्या करता था? हर लेन में 2 बार आता था. कैसे? पहले तो वो सुबह सुबह बास्केट फिल करके ब्रेड से आता था. वो अपने हाथ में एक बास्केट रखता था और एक बैम्बू स्टाफ रखता था. बास्केट ही यूज टू बैलेंस ऑन हिज हेड, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे. और एक हाथ से वो बास्केट को बैलेंस करता था और दूसरे हाथ में उसके बैम्बू स्टाफ होता था. और वो बैम्बू स्टाफ को स्टॉम्प करता था फ्लोर पे, ग्राउंड पे, जिससे आवाज़ प्रोड्यूस होती थी और वो बास्केट को बैलेंस करते हुए वॉक करते हुए जाता था. तो एक बार तो वो सेलिंग राउंड पे निकलता था, सब घरों में जाता था और ब्रेड्स को सेल करता था. और नेक्स्ट टाइम पूरी बास्केट को एम्प्टी करने के बाद वो उसी रास्ते से वापस जाता था. सो अ बेकर वुड पास अ लेन, ही वुड गो अप एंड डाउन द लेन इन अ डे. एक बार एक दिन में इधर भी जाता था और फिर वापस उसी रास्ते से घर जाता था. एंड दिस author is trying to tell us that we children would sleep nicely, we would calmly, nicely sleep until we listen to this thud and jingling sound of a baker. जैसे वो थर्ड और जिंगलिंग साउंड प्रोड्यूस करता था अपने बैम्बू स्टाफ से, हम सारे बच्चे एकदम से चार्जअप हो जाते थे. वी यूज टू वेक अप, हम लोग जल्दी से नींद से उठ जाते थे और नींद से उठने के बाद हम सीधा गेट से बाहर भागते थे, बिकॉज वी वॉन्टेड टू बाय दो स्वीट स्वीट ब्रेड bangles. Okay, why was it so? Was it for the love of the loaf? Not at all. The loaves were bought by some Paskin or Bastine, the maidservant of the house. What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. तो ना वो बोल रहा है कि हम लोग कभी भी ब्रेड्स के लिए, बड़े बड़े लोव्स के लिए, बेसिक ब्रेड के लिए एक्साइटेड नहीं रहते थे. वी वर नेवर एक्साइटेड फॉर दोज बेसिक ब्रेड्स, दोज बिग लोव्स ऑफ ब्रेड्स. नो, वी ऑल चिल्ड्रन यूज टू गेट एक्साइटेड. और ऐसा मेरे घर में नहीं, हर किसी के घर में होता था. सारे बच्चे किस चीज़ से एंथ्रॉल्ड होते थे? दे वॉन्टेड टू केयरफुली सिलेक्ट दोज ब्रेड बैंगल्स. हम लोगों ने देखा है ना, तुम लोगों ने डोनट खाया होगा. डोनट जनरली स्वीट होता है, लेकिन वो जो ब्रेड बैंगल बनता था जिसमें बीच में हॉलो होता था और एकदम बैंगल की शेप का स्टफ्ड ब्रेड होता था, कभी वो स्वीट होता था, कभी स्पाइसी होता था, कभी सार होता था. तो चिल्ड्रन यूज टू गेट एक्साइटेड, दे वॉन्टेड टू सिलेक्ट द बेस्ट ब्रेड बैंगल फॉर देम. दैट इज वाई दे वुड रश आउट ऑफ होम एंड दे वुड वॉन्ट टू सिलेक्ट देयर ब्रेड बैंगल्स. और वो बोल रहे हैं कि वो जो ब्रेड के लोव्स होते थे वो तो कौन ले लेते थे? पैस्किन या बेस्टिन. पैस्किन और बेस्टिन बेसिकली पोर्चुगल टर्म्स है फॉर द हाउस सर्वेंट और द हाउस हेल्प. तो वो हाउस हेल्प क्या करते थे? वो केयरफुली, जो हाउस लेडी होती थी वो घर से बाहर आती थी, वो सेलेक्ट करती थी कि कौन सी ब्रेड चाहिए, और जो बेकर होता था वो ब्रेड हाउस सर्वेंट को हैंड ओवर कर देता था. चिल्ड्रन वर नेवर देयर फॉर दोज ब्रेड लोव्स, दे वर देयर फॉर द ब्रेड बैंगल्स. ये याद रखना. लॉन्ग्ड फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ की इच्छा रखना, किसी चीज़ की डिज़ायर रखना. आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा. विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट.
Sometimes it was sweet bread of special make. The baker made his musical entry on the scene with the jang jang sound of his specially made bamboo staff. Okay, तो कभी कभार वो बैंगल्स स्वीट होते थे, मीठे मीठे होते थे, डोनट्स की तरह. वो तो सबसे ज़्यादा एक्साइट करते थे बच्चों को. और जिस दिन उन्हें पता लगता था कि बेकर हैज़ he had actually got sweet bread bangles, then they would get all crazy and they would fight for the bread bangles. They would carefully select कि हमें कौन सा वाला चाहिए. Now जैसे मैंने तुम्हें बताया था बेकर कैसे एंट्री लेता था, वो एक म्यूजिकल एंट्री लेता था. He would never come silently. He would keep on stomping the bamboo staff on the ground, producing a jingling and thudding sound. And this was, this was actually called as a musical entry. Children would find it very musical. They would find it, and all around, all the people, they would find it musical and very relaxing, and they would feel happy that finally the baker has come, and they would buy the breads from the baker. Okay. यहाँ पे अगेन ओनोमेटोपिया का साउंड है. द साउंड इज जैंग जैंग. साउंडिंग वर्ड है. जैंग जैंग साउंड प्रोड्यूस करता था. तो यहाँ पर भी कौन सा लिटरेरी डिवाइस है बच्चों? ओनोमेटोपिया. ओके. One hand supported the basket on his head and other banged the bamboo on the ground. He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. So as I told you कि वो एक हाथ से बास्केट को सपोर्ट करता था, एक हाथ से बैम्बू स्टाफ से नॉइस प्रोड्यूस करता था. जब भी वो किसी घर के सामने आता था तो वो बैम्बू को वर्टिकल रखता था और बास्केट को क्या करता था, उस बैम्बू के ऊपर रख देता था ताकि बास्केट बिल्कुल उसकी लेंथ पे आए. फिर हाउस लेडी घर के बाहर आती थी, वो केयरफुली सिलेक्ट करती थी, मुझे ये वाला ब्रेड दे दीजिए, मुझे ये वाला ब्रेड दे दीजिए, और पैस्किन और बास्टिन को वो हैंड ओवर कर देती थी. और जो बच्चे होते थे दे वुड फाइट दिस हाउस लेडी, दे वुड फाइट द पैस्किन एंड बेस्टीन टू कम अप इन फ्रंट. एंड बच्चे बहुत छोटे होते हैं हाइट में, क्योंकि वर्टिकल बैम्बू बहुत ऊपर था और उसके ऊपर बास्केट रखी जाती थी, तो चिल्ड्रन वुड नॉट बी एबल टू रीच टू द टॉप ऑफ द बास्केट. दे वुड नेवर बी एबल टू सी. एंड ऑल्सो बिकॉज दे वुड क्राउड अराउंड दी, पूरा क्राउड कर देते थे बेकर्स के आगे. तो हाउस लेडी बेसिकली उनको रिब्यूक करती थी, डांट के भगा देती थी. योर चिल्ड्रन आर नॉट लेटिंग मी वर्क, यू प्लीज गो फ्रॉम हियर, लेट मी वर्क एंड देन यू कम. एंड चिल्ड्रन वुड ट्राई देयर बेस्ट टू जंप एंड टू सी कि कौन सी ब्रेड आई है, कौन से कलर के ब्रेड बैंगल है, स्वीट है, सार है, स्पाइसी है, क्या है. बट दे वुड नेवर गेट टू नो. बट देन चिल्ड्रन आर चिल्ड्रन, दे यूज टू गेट सो एक्साइटेड. और वो इतने एनर्जाइज्ड होते थे, वो इतने क्यूरियस होते थे कि वो लोग क्या करते थे, दे वुड जस्ट कम बैक. मैं एक बार तुम लोगों को बता देती हूँ, फिर हम लोग रीच कर लेंगे. वो क्या करते थे, सबसे पहले घरों के अंदर आते थे. देखो जो ये पहले पोर्टुगीज़ का जो आर्किटेक्चर है वो ऐसा होता है, घर होता है. और हम लोगों ने हमारे विलेजेस में भी ऐसा देखा होगा, घर बिल्कुल सेंटर में होता है, घर के चारों ओर थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ होता है, बरामदे या ग्राउंड टाइप्स कोई चीज़. एंड उसके अराउंड एक बहुत छोटी सी प्रोटेक्टिव वॉल बना देते हैं. जैसे घर इतना बड़ा है हमारा, इतना लंबा है घर, तो हम इतनी छोटी सी उसके चारों अराउंड वॉल बना देंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, पैरापेट कहते हैं. एक छोटी सी वॉल बोलते हैं हम, जिससे एनिमल्स वगैरह डायरेक्टली एंटर ना हो जाए. तो बच्चे क्या करते थे, दे वुड गो इनसाइड. वो एक बेंच का कुछ ऐसा कोई चीज़ लेके आते थे. पहले वो बेंच पे चढ़ते थे, उस बेंच पे चढ़ के वो उस पैरापेट पे, उस छोटी सी प्रोटेक्टिव वॉल पे जाके बैठ जाते थे. और फिर वहाँ से बैठ के दे वुड केयरफुली सिलेक्ट कि मुझे ये वाला ब्रेड बैंगल चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए. एंड द मोमेंट दे वुड गेट देयर हैंड्स ऑन द ब्रेड बैंगल, then they would not care about anything. They would directly rush back into their house and they would enjoy a hot simmering tea cup. Did you understand till here? We'll read it out and एक बार short में फिर से explain कर दूंगी. We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. But we would not give up. We would climb up a bench or the parapet and peep into the basket. Somehow, as I told you, वो बिल्कुल झांक के अपने ब्रेड बैंगल्स को सेलेक्ट कर लेते थे. उस बेंच पे चढ़ के, उस बेंच के ऊपर, फिर वो उस पैरापेट, उस दीवार पे बैठ जाते थे और फिर वहाँ से अपने बैंगल्स को चूज करते थे. रिब्यूक का मतलब होता है डांटना, और पैरापेट जैसे मैंने बताया एक एज पे छोटी सी वॉल हम जब बना देते हैं. ठीक है. I can still recall the type of fragrance of those loaves for the elders and the bangles for the children.
then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. So उसने बोला कि मुझे आज भी the moment I say the word bread bangle, those loaves, मुझे वो fragrance of bread वापस आ जाती है. I can still smell, I can still feel the smell of the fragrance of the bread loaves around me. It is still very intact and very fresh into my mind, and I can feel it कि अभी भी मेरे को वो मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज, उसके साथ जो उनकी फ्रेगनेंस थी उन लोव्स की, उन ब्रेड बैंगल्स की, दे आर स्टिल फ्रेश इन माई माइंड. एंड ही सेड कि उसके बाद वी डूड द मोमेंट वी वुड गेट दैट ब्रेड बैंगल, उसके बाद वी वुड नॉट केयर अबाउट एनीथिंग. कुछ भी हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता था. हम लोग सीधा अंदर भागते थे और हम लोग अपने दांतों को भी ब्रश नहीं करते थे. वी वुड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ. हम बिना ब्रश किए एक बड़ा सा हॉट सिमरिंग कप ऑफ टी लेते थे और उसके साथ अपना ब्रेड बैंगल एंजॉय करते थे. ओके, यहाँ पर अभी मैं एक बार बताऊंगी. यहाँ पर ऑल फैक्ट्री इमेजरी है. एक नेक्स्ट स्लाइड पे बताती हूँ अभी. एंड वाई शुड वी who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush, and why was it necessary at all? The tiger never brushed his teeth. Hot tea could wash and clean up everything so nice after all. तो अब ये बोल रहा है कि देखो भैया कि हम लोग वाई, देखो एक बात बताओ, क्यों हम टीथ करें, क्यों हम वाटर वेस्ट करें, टूथपेस्ट वेस्ट करें. कौन, और तब तो वाटर और टूथपेस्ट होता भी नहीं था. चिल्ड्रन यूज टू गो आउट, प्लक अ मैंगो टी का एक छोटा सा लीव और उनको स्टेम तोड़ना पड़ता था और उससे वो लोग क्या करते थे, ब्रश करते थे. सो ही सेड नोबडी वुड केयर टू प्लक अ मैंगो लीव टू ब्रश द टीथ. No, we would not do that because you tell me, the author is trying to ask us, बताओ जब शेर अपना शिकार कर लेता है, इतनी मेहनत के बाद जब वो एक एनिमल को हंट कर लेता है, तो क्या उसके बाद वो जाता है मुंह धोने और ब्रश करने और फिर उसको डिवाउर करता है? नहीं ना. तो when a tiger never brush the teeth, never brushes its teeth, why shall we? And also एक गरम चाय का कप, a hot simmering cup of tea would wash down every bacteria and germ in our mouth and we would enjoy ourselves. Okay, देखो ऑल फैक्ट्री इमेजरी है. ऑल फैक्ट्री इमेजरी क्या है? जब आपके सेंस ऑफ स्मेल को जो पोएट है या राइटर है टारगेट करता है, जब कोई ऐसा इमेज क्रिएट करता है जो स्मेल से रिलेटेड हो, जो फ्रेगनेंस से रिलेटेड हो, जो आपके स्मेलिंग सेंस को एक्टिवेट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑल फैक्ट्री इमेजरी. और ये कहाँ पर है? I can still recall the typical fragrance of those loaves. वो कह रहा है ना, I can still feel that it is very fresh in my mind. It is very intact in my mind. I can still smell those loaves, though they are not in front of me right now. I can spell my childhood along with those, loaves of bread. Understood here? ठीक है, इसमें गस्टेटरी भी होती है, ऑडिटरी भी होती है, विजुअल इमेजरी भी होती है. तो विद एवरी चैप्टर जहाँ पर जो होगा, जैसे गस्टेटरी है, तुम लोगों ने बहुत बार फील किया होगा. अगर कोई लेमन की बात करता है तो हमारे या कोई बहुत ही सावर चीज़ की बात करता है तो हमारे जो ईटिंग, जो हमारे टेस्ट बर्ड्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं एंड वी स्टार्ट वाटरिंग. दैट इज़ व्हाट द गस्टेटरी इमेजरी इज़. ऑडिटरी होता है जो सुनने में हमें एक ऑडियो के इमेजरी क्रिएट कर दे, और विजुअल जो पिक्चर क्रिएट कर दे दिमाग में. सो दिस इज, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजरी है. यहाँ पर याद रखना ऑल फैक्ट्री इमेजरी. एंड यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी है. द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ. ब्रशिंग एक ह्यूमन एट्रीब्यूट है, वो हमने टाइगर को दे दिया. टाइगर वैसे भी कभी ब्रश नहीं करता, तो क्योंकि एक ह्यूमन एट्रीब्यूट से टाइगर को कंपेयर किया है, सो दैट इज व्हाई इट इज पर्सोनिफिकेशन. आई होप यहाँ तक समझ में आ गया. चलो, विल मूव टू द नेक्स्ट वन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है. इसके बाद मैंने इसका क्वेश्चन भी अपलोड किया है जो CBSE में आया है, एंड इट इज़ एग्जैक्टली सेम. तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो बहुत शॉर्ट में बताऊंगी. यहाँ पे अच्छे से सुनना कि पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है. ओके. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl, just as a party or a feast loses its charm without bread. Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. देखो ये है सबसे मेन लाइन.
The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of the daughter's engagement. Cakes and bolognese are a must for Christmas as well as for other festivals. So look, you know, Goan villages were completely, they were at whole incomplete without the presence of a furnace, without the presence of baker in the village. अगर village में कोई baker नहीं है, तो village में कुछ भी नहीं हो सकता, and in fact पूरे गोवा में कुछ नहीं हो सकता. गोवन कल्चर में ब्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है. हाउ? लुक, मैरिज इज अ टोटली इनकम्प्लीट. तुम सारी फीस्ट करवा दो लोगों को, 56 भोग करवा दो, लेकिन अगर मैरिज में जो स्वीट ब्रेड है जिसका नाम है बोल, अगर ये बोल नहीं है, देन देयर इज नो मैरिज. द सेलिब्रेशन इज टोटली incomplete. Okay, and just as a party or a feast loses its charm, पार्टी है, फीस्ट है, लोगों को खाने पे बुलाया आपने, आप लोगों के घर खाने पे जा रहे हो, अगर वहाँ पे एक डेलिकेसी ब्रेड की नहीं, एक पूरा साइड्स में अगर आपको ब्रेड नहीं दिए गए हैं, तो वो पार्टी, वो फीस्ट, वो सेलिब्रेशन बिल्कुल इनकम्प्लीट मानी जाती है. ठीक है, जब भी किसी भी डॉटर की इंगेजमेंट होती है, सो इट्स अ रिचुअल इन गोवा. मदर हैज़ टू प्रिपेयर सैंडविचेस, यानी कि जो डॉटर की, जो ब्राइड की मदर है, उनको सैंडविचेस प्रिपेयर करने होते हैं. एंड सैंडविचेस कैन नॉट बी प्रिपेयर विदाउट ब्रेड. सो अगैन, एंड देन केक्स एंड बोलोनाज, ये ऐसी दो ब्रेड है जो कि क्रिसमस और सारे फेस्टिवल्स का चार्म है, जो क्रिसमस और सारे फेस्टिवल्स को ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड ज़्यादा सेलिब्रेटरी बनाते हैं. This tells us that at each and every festival, at each and every celebration in Goa, be it an event, a festival or a celebration or any moment of happiness, the bread is one of the most integral parts of their celebrations. सारी celebrations में और कुछ होना हो, but bread ज़रूर होनी चाहिए. And that is why presence of a furnace, a baker's furnace is must in Goa. देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, why presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential in Goa. क्यों एक बेकर की फर्नेस, एक बेकर का अवन, एक बेकर का प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है गोवन विलेज में. सेम याद रखना है वापस से हम लोगों को, क्योंकि सारी फेस्टिविटीज, सेलिब्रेशंस एंड ओकेजन्स इनकम्प्लीट होते हैं बिल्कुल विदाउट द ब्रेड. ठीक है, मैरिज गिफ्ट्स बिल्कुल मीनिंगलेस होते हैं विदाउट द स्वीट ब्रेड बोल. ओके, हाँ, वो जो डॉटर की इंगेजमेंट में मदर को क्या प्रिपेयर करने होते हैं, सैंडविचेस बनवाने होते हैं. क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स पे जो ब्रेड है, बोलनाज और केक्स, दे आर ऑल्सो अ मस्ट. लाइक ये तो होने ही चाहिए. विदाउट दीज देर आर नो सेलिब्रेशंस एट ऑल. Okay, now we'll come back to the chapter. Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as kabai. It was a single piece long frock reaching down to the knees. अब देखो, उस टाइम के बेकर्स, जो पोर्टुगीज के टाइम पे बेकर्स होते थे, उनका एक बहुत ही डिफरेंट, देखो पेक्यूलियर, बहुत ही डिफरेंट, वियर्ड, जो नॉर्मल नहीं है, तो उनका एक बहुत ही डिफरेंट सेंस ऑफ ड्रेसिंग होता था. वो लोग एक लॉन्ग फ्रॉक टाइप पहनते थे, जिसे वो लोग क्या कहते थे बच्चों, काबाई. ओके, एंड जनरली बहुत स्टार्टिंग में लोग काबाई पहनते थे, बट लेटर ऑन दे शिफ्टेड टू अनदर ड्रेस कोड. एंड व्हाट इज दैट? In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than the half pants. Okay, तो उसने कहा कि लेकिन मेरे चाइल्डहुड में मैंने बहुत सारे बेकर्स को क्या पहने हुए देखा है. वो लोग एक शर्ट पहनते थे और वो पैंट्स पहनते थे. ना तो वो पैंट्स नीज पे होती थी, ना वो पैंट्स बिल्कुल हमारे एंकल्स तक होती थी. वो पैंट्स 3/4 पैंट्स होती थी. वो ना, मतलब तुम कह सकते हो एंकल और नी के बीच में 3/4 पैंट्स, केपरी से थोड़ा सा लंबा और फुल पैंट से थोड़ा सा छोटा, इस तरीके के वो 3/4 पैंट्स पहनते थे. एंड विद टाइम पहले वो लॉन्ग फ्रॉक्स पहनते थे काबाई, और उसके बाद दे शिफ्टेड टू 3/4 पैंट्स एंड a shirt. Don't write the term 3/4 pants. ये trousers यूज करना, trousers which were shorter than the full length ones and longer than the half pants. यही लिख के आना. 3/4 pants मत लिखना, वो गलत हो जाएगा इंग्लिश में. Okay. Even today,
Anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comments that he is dressed like a pader. तो बोल रहे आज भी अगर गोवा में कोई इंसान अपने नीज से थोड़ा नीचे तक का पैंट पहन लेता है तो उसको आते जाते लोग कमेंट करते हैं, अरे तुमने तो बेकर की तरह ड्रेसअप किया है, यू आर ड्रेस्ड लाइक अ बेकर. आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा. The baker usually collected his bill at the end of the month. Monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil. Baking was indeed a profitable profession in the old days. The baker and his family never starved. अब देखो, अब बेकर तुम्हें पता है 2 राउंड्स काटता था, पहले सेलिंग राउंड पे फिर एम्प्टी करके वापस अपने घर को जाता था, लेकिन वो कभी भी सेल करते टाइम पैसे नहीं लेता था. मंथली सब्सक्रिप्शन जैसे हम लोग चीज़ों के देते हैं तो वो मंथली अकाउंट्स बनाता था और वो अपनी शॉप पे वापस जाता था, दीवार पे क्या करता था, पेंसिल से दीवार पे अकाउंट्स बना देता था. ए वाले हाउस में आज इतने ब्रेड्स दिए, बी वाले हाउस में इतने ब्रेड्स दिए, सी वाले हाउस में. और इस पूरे अकाउंट मेंटेनेंस को, ये बहुत ही कैसा अकाउंट मेंटेनेंस था, इट वॉज वेरी अनऑर्गेनाइज्ड. Remember it, okay? Unorganized. This question has come in CBSE कि ये जो अकाउंट टाइप, जिस तरीके के अकाउंट रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे थे, इसको किस किस तरीके से कह सकते हैं, कैटेगोरिकली कैसा तरीका है ये अकाउंट्स मेंटेन करने का. तो इट इज़ वेरी अनऑर्गेनाइज्ड वे. वैसे तो पेपर पेन पे आराम से प्रॉपर अकाउंट्स बना सकते थे, लेकिन वो लोग दीवार पे लिखते थे पेंसिल से 1 महीने का, फिर उसे मिटा देते थे, फिर उसी पे ही क्या करते थे, दूसरे महीने का रिकॉर्ड चढ़ा देते थे. ठीक है, तो इसको एक बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड, और वो पूरे महीने पैसे नहीं लेते थे, एंड में जाके बेकर हर घर से पूरे मंथ के पैसे कलेक्ट कर लेता था. अब देखो, ये कह रहे हैं कि बेकिंग बहुत प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था. ऐसा कहा जाता है कि बेकर की फैमिली कभी भूखी नहीं मरती थी. इनफैक्ट इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस था ये कि बेकर्स के घर पे बहुत सारे सब सर्वेंट्स रहते थे और उन सर्वेंट्स की फैमिली भी कभी स्टार्व नहीं हुई, क्योंकि बेकिंग एज अ प्रोफेशन में कभी भी डाउनफॉल नहीं हुआ. वो प्रोफेशन हमेशा बहुत प्रॉफिटेबल रहा. इतनी ह्यूज डिमांड है ब्रेड्स की कहाँ पर, गोवा में. ठीक है. He, his family and his servants always looked happy and prosperous. Their plump physique was an open testimony to this. देखो, उनकी फैमिली, वो खुद और उनके सर्वेंट्स हमेशा काफ़ी हैप्पी रहे हैं और काफ़ी प्रॉस्परस रहे हैं. ऐसा लगता था कि भरे पूरे परिवार से आते हैं, जहाँ पे खाना अच्छे से मिलता है, पीने को अच्छे से, एवरी थिंग इज़ अवेलेबल टू द फैमिली. फैमिली को किसी भी चीज़ का क्या बोलते हैं ना, किसी चीज़ की कमी नहीं है. प्रॉस्परस फैमिली है, फुलफिल्ड फैमिली है. एंड उनकी प्लम फिजिक, उनका जो मोटापा होता था, उनका जो फैट्सो एकदम उनकी फैट लाइक अपीयरेंस है, वो उसका एकदम टेस्टिमनी है. वो उसका कह सकते हैं, वो उसके बारे में बताती है, चीख चीख के बताती है कि बेकर के घर में खाने को सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. इट्स अ टेस्टिमनी. इट्स बेसिकली अ विटनेस एंड एविडेंस. एविडेंस है एक तरीके का कि हाँ, इनका प्रोफेशन सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है. Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. Jackfruit यानी कि कटहल जितना मोटा कोई इंसान अगर दिख जाएगा गोवा में, तो आज भी लोग उस मोटे इंसान, उस प्लम्प स्टॉकी मैन को किससे कंपेयर करेंगे? They would compare him to a baker. And with this, we've come to an end of this particular chapter. ठीक है, इसकी सिमिली है कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज. यहाँ पे देखो, अ जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस. ठीक है, बेकर की अपीयरेंस को किससे कंपेयर किया गया है? जैकफ्रूट की अपीयरेंस से. उसके मोटापे को, बेकर के फैटनेस को जैकफ्रूट की फ्लैश से और उसकी फैटनेस से कंपेयर किया. दैट इज वाई, एंड देयर इज अ वर्ड लाइक, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गया? सिमिली. And he is dressed like a pader. A normal person who's dressed with 3/4 pants is always compared to a pader if he is dressed in a certain way. So ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं आपके सिमिली के. ठीक है, अब देखो, ये चैप्टर खत्म हो गया. इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. जल्दी से हम लोग एक बार लर्निंग आउटकम्स देख लेते हैं. यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया के बेसिकली तीनों ही पार्ट्स का है कि हाउ डिफरेंट
गोवन कल्चर इज, कुर्ग के बारे में पढ़ेंगे, हाउ डिफरेंट कुर्ग इज और हाउ डिफरेंट असम इज, बट देन स्टिल वी फील, you know, being very different, they're still an integral part, they all are integral parts of India, and it shows some sort of connectivity. कहीं ना कहीं एक यूनिटी आती है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बाद भी, हम सब लोग, हम सारी स्टेट, सारे पीपल ऑफ इंडिया, वी आर कनेक्टेड इन वन वे और दी अदर. एंड नेक्स्ट इज कल्चरल सिग्निफिकेंस. कैसे किसी और के आने से कल्चर में डाइवर्सिटी आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर पोर्टुगल पीपल थे, तो उनके रहने से कैसे कल्चर डिफरेंट हुआ, कैसे कल्चर एकदम 360 डिग्री टर्न हुआ, एंड कैसे वो डिफरेंट हुआ, और कैसे कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत सालों तक आपके साथ रहती है. दिस इज़ वॉट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर. जल्दी से हम लोग असेसमेंट पे आते हैं. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द ऑथर्स चाइल्डहुड what did the children eagerly await from the baker? News from the other villages. जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, वो किस चीज़ का वेट करते थे बेकर्स से? उन्हें क्या चाहिए होता था? क्या उन्हें दूसरे विलेजेस से न्यूज़ चाहिए थी? क्या उन्हें फ्री सैम्पल्स चाहिए थे ब्रेड के? स्पेशली मेड ब्रेड बैंगल्स चाहिए थे? या द चांस टू buy something for themselves? I want all of you to comment down your answers. Nobody is doing that. How would you solve it? Even if you're writing in the notebooks, you please write down what the answers that you feel like. अगर समझ नहीं आता कोई क्वेश्चन तो then also please ask. I'll be very happy to solve all your doubts. Okay? So here he's saying कि क्या बच्चों को किस चीज़ की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है? ये बहुत सिंपल आंसर है. चिल्ड्रन यूज टू गेट ईगर फॉर स्पेशली मेड ब्रेड बैंगल्स. उन्हें वो जो फ्रेश ब्रेड बैंगल्स बने होते थे, उनका हमेशा इंतज़ार रहता था. ओके, नेक्स्ट, व्हाट साउंड अनाउंस द बेकर्स अराइवल इन द मॉर्निंग? कौन सा साउंड बेकर के अराइवल को अनाउंस करता था, हिराल्ट करता था? द क्लैंगिंग ऑफ पॉट्स एंड पैंस, a loud whistle he blew, सीटी बजाता था. The jingling of his bamboo staff, a song he sang while walking. क्या होगा इसका आंसर? बहुत इजी है चारों ऑप्शंस. I will tell you the answer only. The answer is C. The jingling sound of his bamboo staff. I hope यहाँ तक clear हो गया. Next. According to the passage, what kind of bread is essential for Goan celebration? गोवन सेलिब्रेशन के लिए कौन सी ब्रेड बहुत नेसेसरी है? व्हीट ब्रेड, राई ब्रेड, बेगल्स और स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल. विच ब्रेड इज वेरी नेसेसरी? यस, द आंसर इज स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल. और कौन सी सेलिब्रेशन होती है ये? मैरिजेस. ओके, मैरिज गिफ्ट्स were incomplete without a sweet bread called bowl. Okay, and with this, the next question. What was the traditional clothing worn by the Goan bakers called? जो traditional clothing में जो bakers usually पहनते थे गोवा में, उसे हम क्या कहते थे? अकाबाई, धोती which is a draped garment, कुर्ता और शेरवानी. What used to be? Imagine a baker wearing a sherwani and a safa and baking a bread. Quite funny, right? चलो, तो क्या पहनते थे? They used to wear kabai, a long frock, but then later on they shifted to shirt and 3/4 pants. Okay. Now with this, we've come to an end of this particular part of chapter number 5. Make sure if you have any questions, comment them down below. If you have any questions related to any chapter, I'm there to help you all. You please write them down. Answers bhi likho. And nothing else. For your grade 10 preparation, stick to Mission Gyan. For English, stick to your Komal ma'am. Bye-bye all of you. Study well and take care.